हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टेक्निकल क्लासेस। तो अपने मार्किंग एंड मार्किंग मीडिया का जो फर्स्ट पार्ट है अपना वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर अपनों ने मार्किंग मीडिया के बारे में, सरफेस प्लेट वगैरह के बारे में क्लियर किया था। तो आज सेकंड पार्ट के अंदर अपने डिवाइडर से शुरू करेंगे। डिवाइडर के बारे में जानेंगे कि डिवाइडर क्या होता है, कहाँ कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक मार्किंग टूल्स के अंतर्गत अपने आता है। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे दो पार्ट्स को या मैं बोलूँ दो मेजरमेंट को, दो माप को जब समान भागों में विभाजित करना होता है तो वहाँ पे अपने डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग वृत्त खींचने तथा संधारण, यानी कि ये बोल रहे हैं कि माप को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि एक माप को जब अपने मानो एग्जाम्पल के तौर पे 10 mm का डायामीटर का अपने पास के एक वृत्त है, उसको बराबर 5-5 mm के भागों में विभाजित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, डिवाइडर के माध्यम से किया जाता है। अब देखो, इसको भी किस धातु का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील की दो पत्तियों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। अब ये भी स्प्रिंग टाइप अपने को मिलती है एंड रिवेट टाइप मिलती है। एक्यूरेसी की बात करें तो 0.5 mm इनकी एक्यूरेसी होती है। हाई कार्बन स्टील का बना के क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है, एंड माइल्ड स्टील का बना के केस हार्ड किया जाता है। अपना जो होल है वो क्या टेपर के अंदर ना बने, एकदम स्टैंडर्ड सही तरीके से होल बने, इसलिए पैरेलल ब्लॉक वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ अपना मार्किंग एंड मार्किंग मीडिया चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपने मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट्स के बारे में करेंगे। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। उसके बाद इसका साइज आता है, तो ये अपने को अलग अलग साइज के अंदर मिलते हैं। सामान्य तौर पर जो वर्कशॉप में अपने यूज़ करते हैं वो 150 या 200 mm वाले डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो डिवाइडर का बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है, दो माप को समान रूप से विभाजित करने के लिए, दो पार्ट्स, दो मेजरमेंट को समान भागों के अंदर अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि 10 mm का डाया है तो 5 mm के अंदर दोनों को डिवाइड करना, तो डिवाइडर का काम रहता है। उसके बाद देखो अपने क्या आता है, टाइप्स ऑफ डिवाइडर के अंदर अपने आता है स्प्रिंग और साधारण टाइप। दो टाइप्स के अपने को डिवाइडर दिखे जाते हैं, जिसमें जो सुटेबल, जो सही काम के लिए अपने यूज़ किया जाता है वो स्प्रिंग टाइप होता है, क्योंकि स्प्रिंग टाइप जो अपना डिवाइडर होता है उससे अपने एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बट जो रिविट वाला है उससे उतनी एक्यूरेसी में अपने को वर्कपीस नहीं बनाया जा सकता। तो दोनों का यूज बेसिकली अपने माप को विभाजित करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है देखो ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब देखो अपनों ने क्या किया, डिवाइडर से एक समान यानी कि 15 mm या 20-100 mm तक, यानी कि कुछ मेजरमेंट जो माप अपने को एक निश्चित माप के अंदर अपने व्रत बना सकते हैं। यानी कि मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो यानी कि छोटे व्रत बनाने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। वहीं अपने को क्या करना है, कोई शीट वगैरह के ऊपर बड़े डायामीटर के अंदर होल करना है, होल बनाना है अपने को, तो वहाँ पे अपने किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रेमल के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, 100-150 mm तक, यानी कि बड़े डायामीटर के व्रत वगैरह बनाने के लिए या माप को विभाजित करने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। अब इसके डेफिनेशन में देखो अपने को क्या दिया है कि ट्रेमल में 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर की लंबी स्टील की रोड को लगाया जाता है। दो सिरकने वाले हेड के स्लाइडिंग हेड होते हैं। ठीक है, यानी कि किसकी बात करें, जो एरो बना के देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एरो के माध्यम से यहाँ पर दो माध्यम से बना के इन्होंने ये क्या बनाया है, स्लाइडिंग हेड बनाई। यानी कि स्टील के एमएस की एक रोड होती है जिसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड को लगाया जाता है, जो एक जैसे अपने डिवाइडर के अंदर एक पॉइंट को अपने क्या करते हैं, बिठाते हैं और दूसरे पॉइंट से क्या करते हैं, मार्क करते हैं, मार्किंग की जाती है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे प्रिंक पंच का या फिर डॉट पंच 60 डिग्री का अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल के लिए किसका, प्रिंक पंच का करेंगे, और अपना मेटल थोड़ा हार्ड है तो उसके लिए डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए 60 डिग्री प्रिंक पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ट्रेमल के अंदर क्या होता है कि कोई भी अपने को बड़ा व्रत बनाना है तो वहाँ अपने बेसिकली ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। इसकी डेफिनेशन में देखो कि
क्लैंपिंग के द्वारा हेड की आवश्यकता अनुसार क्लैंप किया जा सकता है। सूक्ष्म समायोजित यानी फाइन एडजस्टमेंट के लिए एक स्लाइडिंग हेड के ऊपर एक करियर जुड़ा रहता है, यानी कि जैसे अपने उसके अंदर होता है स्प्रिंग टाइप वाले के अंदर अपने सूक्ष्म एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी अपने क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मता में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू तथा नट की व्यवस्था रहती है। इसमें माप को भरने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अपने अप्रत्यक्ष मापी अंतर के अंतर जो अपने उसके आएगा। उसके बाद देखो जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को दो अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे हर्माफ्रोडाइट या फिर ओड लेग कैलिपर के नाम से इसे जाना जाता है। जेनी कैलिपर के बेसिकली 3 नाम होते हैं, ज़्यादातर इसको जेनी कैलिपर के नाम से अपने बोलते हैं, बट इसके अलावा भी 2 अन्य नाम इसके कौन से होते हैं, हर्माफ्रोडाइट या जेनी अपना ओड लेग कैलिपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया जाता है कि 3 से लेके 6 mm की जो इसकी लेग होती है, एक बैंड वाला आता है, एक हील वाला आता है। 2 टाइप्स की किस्म का अपने प्रयोग करते हैं। जो बैंड वाला अपने होता है उसको कितने एंगल के अंदर, या मैं बोलूं कितना भाग उसका अंदर की तरफ बैंड किया जाता है, तो फिगर के माध्यम से समझिएगा थोड़ा सा कि इस तरीके से उसकी लेग जो है वो बैंड रहती है, अपने को पता है इस तरीके से वो लेग उसकी क्या रहती है, बैंड रहती है। तो ये जो भाग, कितना भाग इसका अंदर की तरफ मोड़ा गया है यहाँ से, तो कितना भाग मोड़ा जाता है, 3 से लेके 6 mm तक भाग मोड़ा जाता है। कितने डिग्री पर मोड़ा जाता है, तो 45 या फिर 15 या 20 डिग्री पर नॉर्मली अपने अंदर की तरफ उसको बेंड किया जाता है। उसके बाद देखो इसका यूज, अलग अलग यूज इसके अंदर दिखाया गया। सबसे पहला यूज क्या बताया गया, जो फिगर के माध्यम से आपको क्लियर होगा क्या यूज बताया, कोई भी गोल जॉब वगैरह अपने है, वर्क पीस, गोल रोड वगैरह, तो उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अब इससे देखो इन्होंने क्या किया, 4 चाप लगा ली। उसके बाद जब इसको क्रॉस के अंदर मिलाएंगे तो जो पॉइंट अपने को प्राप्त होगा, ये बीच वाला यहाँ पॉइंट, ये क्या इसका सेंटर कहलाएगा। उसके बाद देखो अंदरूनी किरणों के सहारे से रेखाएं खींचना। अब हील वाले जो अपने एक बैंड टाइप होता है, एक हील वाला होता है, तो बैंड वाले से अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्क पीस है अपने, तो उसके किनारे के सहारे रेखाएं खींचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी माप ली जाती है, देखो 2 किस्म के अपने को इसके अंदर दिखाए गए हैं। फर्स्ट वाले फिगर के अंदर अपने देखिए क्या बताया जा रहा है कि संयोजिक नोक को जेनी कैलिपर, यानी कि इसने माप भर के बता रहा है। एक भाग को, जो बैंड वाला भाग था वो स्टील रूल के बाहरी साइड पे लगाया, एंड दूसरे जो पॉइंट है उसे ग्रेजुएशन माप ले रहा है कहाँ तक अपनी मेजरमेंट है। उसके बाद हील टाइप जेनी कैलिपर आता है। देखो आपको फिगर के अंदर 2 टाइप्स के दिखाए गए हैं, बैंड लेग और हील टाइप्स। तो दोनों का यूज अपने कहाँ किया जाता है, जो बैंड लेग होता है वो अंदरूनी कोरे के सारे रेखाएं खींचने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, और बैंड जो अपने हील टाइप होता है उसको बाहरी रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है, कॉर्नर के सहायता से बाहरी रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट आता है स्थिर सरफेस गेज। अब सरफेस गेज क्या, जैसे स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ कर रहे थे, मार्किंग करने के लिए कर रहे थे, लाइन ड्रॉ करने के लिए कर रहे थे, उसी प्रकार जो अपना स्क्राइबर है इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है, जैसे मार्किंग के लिए किया, वैसे सरफेस गेज के अंदर भी अपने क्या करते हैं, स्क्राइबर लगाया जाता है, जो कि अपने किस काम के लिए यूज किया जाता है, मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये भी किसके अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष मापी अंतर के अंतर आता है। कैसे आता है, देखो इसके अंदर भी अपने को कोई ग्रेजुएशन नहीं दे ही रहती, डायरेक्ट क्या होता है कि एक पिलर होता है, पिलर के अंदर स्क्राइबर, जैसे चाहे बैंड है चाहे स्ट्रेट स्क्राइबर है, तो अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर अपने स्क्राइबर लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसा वर्क अपना उसके अकॉर्डिंग इसमें स्क्राइबर लगा दिया जाता है। डायरेक्ट एक बेस के ऊपर पिलर, पिलर के अंदर अपने नट के सहायता से एक स्क्राइबर को एडजस्ट किया जाता है, जिससे अपने मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके दोनों नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये भी टाइप्स ऑफ के अंतर्गत आता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। स्थिर जो फिगर के अंदर आपको दिखाया गया, ये कौन सा स्थिर फिक्स टाइप सरफेस गेज है। इसके बाद जो अपनाता है यूनिवर्सल, मेन सबसे मेन यही है, इसी के अंदर जो ज्यादातर अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज को अपने क्या कर सकते हैं, पिलर को किसी भी, यानी कि मैं बोलूं तो इसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है, किसी भी एंगल के अंदर अपने इसको घुमा सकते हैं। मेजरमेंट वो क्या था, फिक्स था, जो उसका स्पिंडल था वो क्या था, फिक्स वहां पे ही लगा हुआ था, बट इसके स्पिंडल को अपने क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं।
तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि इस प्रकार की गेज को पिलर के ब्लॉक के में फिट किया जाता है। अब देखो अलग अलग भाग दिखाए गए। स्पिंडल है, स्पिंडल का काम क्या करे, स्क्राइबर को होल्ड करने के लिए अपने स्पिंडल लगाया जाता है या फिर क्लैंपिंग नट की सहायता से जो स्क्राइबर को होल्ड किया जाता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के सहायता से सूक्ष्मता में एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसे यूनिवर्सल के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि एक तो सबसे पहला इसका क्या है, किसी भी एंगल के अंदर अपने घुमा सकते हैं। दूसरा क्या, जो वी गुरु नीचे की तरफ बना है वो बेलनाकार जोवों को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तरफ से वी ब्लॉक का इसके अंदर कार्य किया जाता है। जैसे वी ब्लॉक का काम अपने कहाँ यूज लेते हैं, कोई भी गोल वर्क पीस है उसको सहारा देने के लिए, ठीक है, मार्किंग करते समय सहारा देने के लिए अपने वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर भी वी ग्रुप बना के अपने सेम वही यूजेस से कर सकते हैं। अब एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, रोकम आर्म एंड गाइड पिंस का सबसे मेन जो रोल है इसके अंदर वो इनका ही है। सबसे पहले देखिए रोकम आर्म, रोकम आर्म के दो भाग है, दो हिस्से हैं जो आप फिगर के अंदर क्लियरली देखिए। यहाँ पे अपने को दो हिस्से इसके अंदर दिखाई गए, एक तो ये वाला भाग जहाँ पे ये नट लगा, एक ये वाला भाग जहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लिखा हुआ है। तो दोनों भाग यानी कि आगे का सिरा जो रोकम आर्म का होता है वो स्पिंडल के अंदर लगाया जाता है, जो पीछे का साइड होती है उसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब गाइड पिनें क्यों लगाएगी, अब ये गाइड पिनें जो फिगर के अंदर आपको दो पिंस दिखाई दे रही है ये क्यों लगाई गई है, जब अपने क्या करते हैं कोई भी सरफेस को डेटम सरफेस के जब अपने समांतर पैरेलल में रेखाएं खींचते हैं तो वहाँ गाइड, अब फिगर के माध्यम से इसमें देखिए दो गाइड पिनेस लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है, अब ये क्या करिए समांतर, जब अपने इस वर्क पीस के समांतर में यहाँ पर रेखाएं ड्रॉ कर रहे हैं तो जब इसको मूवमेंट करवाएंगे इस साइड में राइट या इस लेफ्ट साइड की तरफ, जब अपने इसको रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे, आगे पीछे चलाएंगे तो क्या होगा कि ये गाइड पिन इसको पैरेलल में सीधे चलने में सहायता करेगी, एक रास्ता दिखाएगी इसको कि आपको इसी डायरेक्शन के अंदर चलना है। तो यानी कि गाइड पिन क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती है अपने को वर्क पीस को, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने पंच आता है, टाइप्स ऑफ पंच, अलग अलग टाइप्स के, जैसा वर्क उसके लिए उसी प्रकार का पंच बना दिया गया। तो सबसे पहले देखिए पंच होता क्या है, अपने ने क्या किया, मार्किंग की, किसके सहायता से, सरफेस गेज की सहायता से या स्क्राइबर की सहायता से अपनों ने क्या किया, मार्किंग की। अब मार्किंग तो कर दी, जब अपने हेक्साइंग करेंगे या ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, वो तो स्क्राइबर की सहायता से जो लाइन ड्रॉ की वो क्या रफ हो जाएगी वहां से। तो उस चीज को बचाने के लिए वहां मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, परमानेंटली उन लाइनों को वहां पे रखने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, पंच का प्रयोग किया जाता है। या मैं बोलूँ सिंपल भाषा के में कि मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए जिस टूल का, जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे अपने पंच के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्क्राइबर तथा मार्किंग औजारों से खींची गई लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच की देह बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। पंच की जो देह बॉडी होती है वो कैसी होती है, अष्टभुजाकार या हेक्सागोनल आकृति में बनाई जाती है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है, जिसे बीच में नर्लिंग किया हुआ भाग रहता है। नर्लिंग क्यों की जाती है, ग्रिपिंग के लिए। जब अपने क्या करते हैं उस वर्क पीस पे जब अपने पंचिंग कर रहे हैं तो वर्क पीस पे क्या अपने जब हैमर से चोट मारेंगे तो बार बार यूज करने के बाद अपने हाथों में कुछ नमी, कुछ पसीना टाइप आ जाता है, नमी आ जाती है। तो उस चीज में क्या होता है, जब अपने लगातार पंचिंग करते रहेंगे तो वो स्लाइड करने लगेगा वहां से, क्योंकि नमी आ जाएगी, हाथों के अंदर पसीना आएगा तो उसकी वजह से क्या वो स्लाइड करेगा। उस चीज से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, नर्लिंग कर दी। कौन से टाइप की नर्लिंग की, तो डायमंड टाइप की नर्लिंग इसमें की जाती है ताकि ग्रिपिंग बनी रहे, हाथ से फिसले ना वर्क पीस, जो अपना पंच है वो हाथ से फिसले ना, इसलिए उस पर नर्लिंग की जाती है। अब देखिए पंच को जॉब पर मार्क करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये प्राय उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्क पीस अपना किसका, एमएस का। अगर एमएस का ही बनाएंगे तो जो पंच का पॉइंट होता है वो क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, टूट जाएगा या फिस जाएगा, मतलब पॉइंट है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, हार्ड मेटल का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बना के हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या बताया नेक्स्ट अपने को, जैसे कि 50 इंटू 12.50 mm। अब ये क्या चीज बताया गया, 50 mm क्या इसकी लेंथ है, इस बॉडी की टोटली जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक अपने को दिखाएगी ये कितनी है, 50 है। और जो 12.50 बता रहा है वो क्या इसका डायामीटर है, कितने डायामीटर के अंदर ये बना हुआ है। तो सेंटर पंच सबसे पहले अपनाता है। सेंटर पंच का प्रयोग जॉब को होल ड्रिल करने के लिए, यानी कि सिंपल भाषा में अपने इसको देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब अपने क्या करते हैं ड्रिल करते हैं
ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल के पॉइंट को बैठाने के लिए अपने किस पंच का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके सेंटर की, अगर मैं जो अपने डेड सेंटर, डेड पॉइंट जिसको बोला जाता है ड्रिल के अंदर, उस पॉइंट की लेंथ की मैं बात करूँ तो 1 से 2 mm के बीच में उसकी लेंथ लगभग रखी जाती है। तो उस पॉइंट को वहाँ पे बैठाने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच के पॉइंट को भी उसी शेप में उतने मतलब mm की लेंथ के अंदर अपने बना देते हैं, जिससे कि वो अगर यानी कि जो निशान बनाएगा अकॉर्डिंग टू डॉट पंच या फिर प्रिंक पंच के थोड़ा सा मोटा बड़ा निशान बनेगा, जिससे कि आसानी से अपने ड्रिल का जो पॉइंट है वो उसमें बैठ जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके अंदर सेंटर पंच के अंदर देखो अपने को सामान्य तौर पर जो अपने लेंथ के यूज़ करते हैं वो 100 mm लेंथ के अंदर अपने यूज़ करते हैं, और 10 mm इसका क्या होता है, डायामीटर रखा जाता है। 10 mm डायामीटर के अंदर इसे बनाया जाता है। अब इसके अंदर देखिए अपने एक और क्वेश्चन भी बनता है। 3 क्वेश्चन मेनली सेंटर पंच के अंदर बनते हैं पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, यूज़ की मैं बात करूँ तो ड्रिल के पॉइंट को बैठाने के लिए अपने यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो अपने मेन है इसके अंदर आता है कि इसकी लेंथ कितनी रखी जाती है। तो जो सेंटर पंच की लेंथ होती है नॉर्मली 100 mm तक इसकी लेंथ रखी जाती है। डायामीटर की मैं बात करूँ तो कितना रखा जाता है, यहाँ पे सेंटर पंच की डायामीटर की बात कर रही हूँ मैं, ना कि पॉइंट के। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में फ़र्क है। 10 mm है वो कि इसके डायामीटर रखा जाता है, बॉडी का यहाँ से डायामीटर जो है वो अपने 10 mm रखा जाता है। वहीं मैं नोक की बात करूँ, जो फिगर के अंदर देखिए ये वाला पॉइंट, इस शेप के अंदर जो अपना पॉइंट बना हुआ है, इस शेप के अंदर जो ये पॉइंट बना है, इस नोक की डायामीटर की मैं बात करूँ यहाँ से इस वाले डायामीटर की, तो अपने कितना हो जाएगा 6 से 7 mm तक, यानी कि 7 mm तक वो नॉर्मली अपने रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट आता है डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, या मैं बोलूँ वर्कशॉप में ज़्यादातर जिस पंच का प्रयोग किया जाता है MS फ्लैट पर, वो डॉट पंच होता है। कोई भी अपनों ने एक जॉब बनाना है अपने को, तो उस पे मार्किंग लाइनों को जब पक्का करते हैं तो वो डॉट पंच के माध्यम से ही किया जाता है। सेंटर पंच से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पॉइंट जो है वो मोटा पंच बनाएगा, जो पंचिंग करेगा वो मोटी करेगा। अपने को फाइन फिनिशिंग, अच्छी फिनिशिंग चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तो अपने डॉट पंच को अकॉर्डिंग टू उसके थोड़ा सा पॉइंट को कम कर देते हैं। तो डॉट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉर्मली मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री पर बनाया जाता है। और इसके बाद इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो इसमें भी नॉर्मली सभी पंच के अंदर 100 mm लेंथ रखी जाती है। जो व्यास है इसका डायामीटर, बॉडी का डायामीटर है वो कितना रखा जाता है, 7 mm इसकी बॉडी का डायामीटर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यही पॉइंट की बात आती है, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को कितने पे बनाया जाता है, 2.5 पे। या तो मैं 2.5 पे बोलूँ या 3 के अप्रोक्स में ज़्यादातर बोलूँ, तो अपने नॉर्मली जो है वो 2.5 तक ही इसमें बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रिंक पंच। प्रिंक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, सॉफ्ट मेटल के लिए। अब इसका पॉइंट जो है क्या हो गया, डॉट पंच से भी और शार्प हो गया, उसके अकॉर्डिंग भी और क्या हो गया, तीखा हो गया और पतला हो गया। तो अपने वहाँ पे MS के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर MS पे करेंगे तो उसका पॉइंट टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्पनेस हो चुकी है उसके अंदर। इसलिए प्रिंक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, सॉफ्ट मेटल पर भी तो पंचिंग करनी है अपने को, तो सॉफ्ट मेटल पे पंचिंग करने के लिए अपने प्रिंक पंच 30 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसे 30 डिग्री के एंगल में अपने ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, प्रिंक पंच के अंदर भी अपने पॉइंट एंगल जो है 2.5 से अपने 1 या 2 के बीच में लगभग इसको रखा जाता है। अब पिन पंच देखिए, पिन पंच होते हैं टेपर तथा कोटर पिंस, यानी कि छोटी छोटी पिंस वगैरह जो अपनी होल के अंदर फंस जाती है, तो उनको निकालने के लिए जिस पंच का प्रयोग किया जाता है उसे पिन पंच के नाम से जाना जाता है। अब ये सेट के अंदर मिलती है अपने को, 5 सेट के अंदर मिलती है। पिन पंच होते हैं, इसका यूज़ कोई भी होल वगैरह के अंदर अपने क्वार्टर पिंस वगैरह फंस जाती है तो उसे निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि पिन पंच जो होते हैं अपने को 5 सेट के अंदर मिलता है, 3, 4, 5 और 6 और 8, ये 7 नंबर के अंदर अपने को नहीं मिलता। इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना है,
3, 4, 5, 6 और 8 के अंदर अपने को मिलता है। इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो नॉर्मली जो अपने यूज़ करते हैं वो 150 mm तक होता है। जो 100 mm है वो तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इसकी लेंथ को रखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की 100 mm लेंथ होती है अपनी। उसके बाद का जो आगे का भाग है वो 50 mm तक लगभग रखा जाता है। टोटल लेंथ जो अपनी है वो कितनी है, 150 इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। उसके बाद देखो अपना आता है ड्रिफ्ट पंच। तो ड्रिफ्ट पंच भी देखो, एक तो अपने को स्क्वायर आकृति में बनता है मिलता है, एक अपने को रेक्टेंगुलर टाइप यानी कि फ्लैट टाइप आप मान के चलो कि अपने को आकृति के अंदर मिलता है। तो अपने दोनों का यूज़ देखो कहाँ करते हैं, फिनिशिंग के लिए या कोई होल वगैरह या सरफेस पर फिनिशिंग करनी है तो वहाँ ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है। जो पहले से होल बना हुआ है, इस चीज़ को अपने का विशेष करके पता नहीं, ये होल नहीं बनाएगा, ये पहले से जब अपना होल बना होता है तो उस चीज़ की फिनिशिंग करने के लिए ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिफ्ट पंच होता है ये भी अपने को 100 mm नॉर्मली लेंथ के अंदर जो है मिलता है। ये पंच देखने में पिन पंच की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पॉइंट को वर्गाकार या आयताकार या फ्लैट रखा जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जिस टाइप का अपने को होल है या फिनिशिंग जिस टाइप की करनी है तो उस शेप के अंदर इसको बना दिया जाता है। इसका प्रयोग पहले से बने छेद को आकारों को फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना बेल पंच। बेल पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपको फिगर के अंदर ही क्लियर हो रहा है, एक ढांचा एक बॉडी बनाई जाती है इस तरीके की बॉडी, उसके अंदर एक पंच लगा दिया जाता है ताकि अपने उस बॉडी को अगर डायरेक्टली राउंड वर्क पीस के संपर्क में लेके आए या उस पर लगाएं तो डायरेक्टली वो सेंटर के अंदर ही लगे, इसीलिए बेल पंच का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अपने सबसे अधिक मैं बताऊँ तो मास प्रोडक्शन में अपने इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम की बचत हो रही है, अपने को सेंटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही अपने इससे पंच कर सकते हैं, डायरेक्ट ये सेंटर निकाल लेता है। तो इसका प्रयोग गोल आकार के जॉब को केंद्र यानी कि सेंटर पॉइंट निकालने तथा केंद्र बिंदु पर पंच करने के लिए यानी कि सेंटर में पंच करने के लिए या फिर सेंटर निकालने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार एक स्टड पर स्प्रिंग की सहायता से पंच को फिट किया जाता है, जिसका आकार एक घंटे यानी कि बेल की तरह ही दिखाई देता है, और स्प्रिंग पंच को नीचे दबाने पर केंद्र यानी कि इसको जब अपने क्या करते हैं हेड पर दबाव देते हैं, दबाया जाता है तो ये क्या कर देता है, पंचिंग कर देता है। उसके बाद अपनाता है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच में क्या होता है, एक स्प्रिंग लगाया जाता है, इंटरनल जो भाग होता है वो खोखला बना के उसके अंदर जैसे पेन होते हैं ना अपने टिक टिक वाले जो पेन यूज करते हैं नॉर्मल के अंदर, नॉर्मली जो अपने पेन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है स्प्रिंग ही तो लगाया जाता है, उसकी सहायता से तो उसका पॉइंट जो निब है वो बाहर आती है और अंदर जाती है, होता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार ऑटोमेटिक पंच के अंदर भी होता है, अंदर के भाग को खोखला बना के उसमें स्प्रिंग डाल दी जाती है। जैसे इसमें देखो अपने को कोई भी हैमर वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट पंच करता है। जब अपने क्या करते हैं इसके हेड के ऊपर जब प्रेशर देते हैं हाथ के दबाव से, जब अपने प्रेशर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपने वहाँ पे निशान छोड़ जाता है, एक पंच का निशान डायरेक्टली पॉइंट बना देता है। तो ऑटोमेटिक पंच के अंदर अपने को कोई भी हैमर वगैरह की चोट मारने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हेड वगैरह बनाया जा सकता है। सॉलिड पंच का प्रयोग देखो शीट चद्दर या रफ कार्य के लिए छेद निकालने के लिए अपने सॉलिड पंच यानी कि सिंपल पंच की तरह ही होता है सॉलिड पंच भी। उसके बाद अपने आता है खोखला पंच यानी कि जिसे अपने होलो पंच के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो मेटल पर अपने डायरेक्टली मोटी शीट वगैरह पर यूज़ नहीं कर सकते, ये पतली चद्दर वगैरह या फिर जो पदार्थ अपने जो गत्ता चमड़ा वगैरह होता है उन पे अपने होल निकालने के लिए इसका। अब ये पहले से निकाले होल को फिनिशिंग वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट जो होल निकालेगा वो होलो पंच ही निकालेगा, ठीक है। तो इसकी देह बॉडी खोखली होती है तथा साइज के अनुसार कई प्रकार के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग नरम यानी कि सॉफ्ट मेटल एंड सॉफ्ट शीट में छेद करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गत्ता हो गया, चमड़ा हो गया, गैस कैट हो गया, लोहे की चद्दर हो गया। तो ये सब क्या है, एक तरफ से पदार्थ सॉफ्ट पदार्थ है या फिर सॉफ्ट चद्दर वगैरह जिसके अंदर अपने डायरेक्टली इससे होल निकाल सकते हो। उसके बाद देखो स्लॉट फॉर स्क्रैप, ये किस लिए बनाया जाता है इसके अंदर, जब अपने क्या करते हैं होल वगैरह निकालते हैं तो चमड़ा वगैरह वो इसके अंदर की तरफ धंसता है, तो इसके माध्यम से वो बाहर आ जाता है, बाहर निकालने के लिए स्लॉट वगैरह इसके अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है देखो कॉम्बिनेशन सेट।
अब इसमें देखिए क्या होता है कि कॉम्बिनेशन सेट इसका क्यों नाम रखा, कॉम्बिनेशन के नाम से इसे क्यों नाम रखा गया, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर अपने क्या करते हैं, 3 हेड का एक साथ यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन सेट के नाम से जाना जाता है। अब 3 हेड कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर हेड, 3 हेड इसके अंदर लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टिल रूल होता है, जैसे अपने स्टील रूल नॉर्मली यूज़ करते हैं उसी प्रकार का स्टील रूल होता है, बट अकॉर्डिंग टू थिकनेस की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अधिक, उसमें कितनी होती है अपने थिकनेस रखते हैं 1 से 2 mm तक लगभग रखी जाती है अप्रोक्स के अंदर, इसमें 3 से 4 या 5 mm तक अप्रोक्स में अपने क्या करते हैं थिकनेस का स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो उसमें स्ट्रिप एक झिरी कहाँ से काटेंगे जिसके अंदर तीनों हेड अपने स्लाइड करेंगे, तो इसीलिए उसको क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा मोटा बना दिया जाता है थिकनेस के अंदर। ठीक है, वही ग्रेजुएशन दी रहती है, वही मेटल होता है स्टेनलेस स्टील का या कास्ट स्टील का वगैरह का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब तीनों हेड होते हैं, तीनों हेड की जो धातु होती है वो कास्ट स्टील होती है, कास्ट आयरन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बिकॉज गिरने से टूटने वगैरह का डर रहता है, इस वजह से कास्ट स्टील का थोड़ा सा कार्बन परसेंटेज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड, 3 हेड का प्रयोग किया जाता है, तीनों हेड को अलग अलग समझिए। सबसे पहले स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी एंगल को 90 डिग्री या फिर मैं बोलूँ 45 डिग्री के एंगल के अंदर चेक करने के लिए अपने स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। अब तीनों हेड के अंदर एक स्क्वायर हेड एकमात्र ऐसा हेड होता है जिसके अंदर स्क्राइबर, पॉइंट स्क्राइबर, एक छोटा स्क्राइबर लगाया जाता है जिसे पॉइंट स्क्राइबर या डायरेक्ट स्क्राइबर के नाम से अपने जाना जा सकता है, वो भी मार्किंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एकमात्र ऐसा स्क्राइबर यही है इसके अंदर जो लगाया जाता है, छोटा स्क्राइबर जिसे पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि एरो बना के मैंने आपको प्रदर्शित करके दिखाया है। ये क्या होता है, स्क्राइबर लगाया जाता है। उसके बाद देखो इसकी लेवलिंग, यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्ट एंगल को चेक करेगा तो उसकी फ्लैटनेस को चेक करेगा, उस एंगल की फ्लैटनेस को यानी कि सरफेस को चेक करेगा क्या ये कोरेस है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, स्पिरिट लेवल एक लगाया जाता है। स्पिरिट लेवल कहाँ प्रयोग किया जाता है, लेवलिंग चेक करने के लिए, लेवल चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल इसमें लगाया जाता है। अभी काफ़ी बार ये क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर कि स्पिरिट लेवल जो होता है उसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो अल्कोहल पदार्थ इसके अंदर भरा जाता है, जिसके माध्यम से अपने मतलब लेवलिंग का पता लगाते हैं। कैसे होता है, देखो इसके अंदर लेवल का पता कैसे चलेगा, जब ये बुला इसके अंदर जो होता है वो सेंटर में अगर रहता है तो अपने क्या है, सरफेस एक्यूरेट है, अगर वो अप टू डाउन होता है तो अपनी सरफेस क्या है, खराब है, यहाँ पे सरफेस एक्यूरेट अपनी नहीं होती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोटेक्टर हेड। अब प्रोटेक्टर हेड भी होता है एक, अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी होता है। तो प्रोटेक्टर हेड का यूज़ अपने कहाँ करते हैं, जहाँ अपने को ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है, एंड जहाँ हाई क्वालिटी के अंदर अपने को एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 1 डिग्री की एंगल के अंदर ये अपनी एक्यूरेसी के अंदर चेक करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच के कोई भी एंगल जब अपने को चेक करना है तो अपने प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो यह कास्ट स्टील का बनाया जाता है, इसे एक गोल डिस्क होती है जिसको डिस्क की दूसरी बाहरी वाली डिस्क पर घूमते हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल 2 डिस्क इसके अंदर लगाई जाती है। तो इस पर उसके बाद देखिए थोड़ा सा, इस पर 0 से 180 के निशान रहते हैं। इस डिस्क को लॉक करने के लिए नट बोल्ट्स की व्यवस्था रहती है। बाहरी डिस्क के मध्य रेखा खींची होती है और कोण को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लेवल चेक करने के लिए इसमें एक सेपरेट लेवल लगाया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब की किसी भी कोण पर मार्किंग करने के लिए एंड चेकिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि नॉर्मली इसका यूज़ अपने कहाँ करते हैं, एंगल मेजरमेंट करने के लिए, एंगल की चेकिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपना देखो आता है सेंटर हेड। यह कास्ट स्टील का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि जो तीनों हेड होते हैं वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, तीनों हेड के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, इसमें कोई अलग अलग मेटल का यूज़ ना करके डायरेक्ट एक ही मेटल का यूज़ किया जाता है। बट जो स्पिरिट लेवल होता है वो तीनों के अंदर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि चेकिंग ही तो कर रहा है ना, फ्लैटनेस ऊपर वाले कोई भी एंगल वगैरह तो उसको चेक कर रहा है, तो इसलिए तीनों के अंदर कॉमनली स्पिरिट लेवल लगाया जाता है जिसमें
जिसमें अल्कोहल पदार्थ भरा जाता है, बट स्क्राइबर की अगर मैं बात करूँ तो ओनली स्क्वायर हेड के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद देखो इसका अंतर का कोण 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार के कोण को कर्ण रेखा पर एक झिरी गुरु कुटीर यानी कि कोई भी गोल वर्क पीस वगैरह अपना होता है तो उसका सेंटर ज्ञात करने के लिए, सेंटर निकालने के लिए अपने सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं जो कि 90 डिग्री के अंदर चेकिंग करता है। ठीक है, यानी कि 45 टू 45 में दो भागों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो तीनों हेड का नॉर्मली आपको क्लियर होना चाहिए। 3 हेड होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर्ड। स्क्वायर हेड का 45 और 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए एंड उसमें स्क्राइबर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड 0 से लेके 180 डिग्री के एंगल चेक करता है 1 डिग्री की एक्यूरेसी के अंदर। उसके बाद सेंटर हेड, तो सेंटर हेड का प्रयोग अपने कोई भी गोल वर्कपीस है तो उसका सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो अपने आता है पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक कहाँ किया जाता है, जैसे अपने को कोई भी वर्कपीस पे क्या होल वगैरह निकालना है तो वहाँ पे अपने पैरेलल ब्लॉक का नॉर्मली यूज़ किया जाता है। वैसे तो देखो वर्कशॉप के अंदर अगर मैं बताऊँ प्रैक्टिकली थ्रू, जिसने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा थ्योरी के अंदर तो उसको इस चीज़ का काफ़ी नॉलेज होगा, काफ़ी डीपली तक पता होना चाहिए कि अपने नॉर्मली जो क्या करते हैं लकड़ी का एक टुकड़ा कट करते हैं, उस टुकड़े को उस मशीन वाइस में रखा, उसके ऊपर वर्कपीस को रखा और तो लॉक करके उसको टाइट करके डायरेक्ट ड्रिलिंग कर। ये तो था एक अपना मतलब जुगाड़, एक प्रोसेसिंग बनाई हुई। अब स्टैंडर्ड तरीके के अंदर जैसे देखें तो पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पैरेलल ब्लॉक के बारे में ये अपने इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसका प्रयोग मशीन शॉप में मशीन टेबल पर वाइस की सतह पर समांतर जॉब को सेट करने के लिए किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं बिकॉज जो अपना ड्रिल इस पे पॉइंट टच होगा इसलिए थोड़ा इसको हाई क्वालिटी मेटल का टूल स्टील वगैरह का बनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड साइज में परिशुद्ध यानी कि एक्यूरेट बनाए जाते हैं। इन्हें विभिन्न साइजों के जोड़ों में बनाया जाता है। देखो ये हमेशा सिंगल पीस नहीं मिलते, एक जोड़े के अंदर अपने को मिलते हैं। कैसे, A1 का होगा तो A1 का ही दूसरा यूज करेंगे, B1 है तो जो दूसरा होगा वो भी B1 का ही इसके अंदर अपने यूज करते हैं। यानी कि एक जैसे अपनों ने लकड़ी का भी गुटका लगाया यानी कि उसको चारों पॉइंट से सपोर्ट मिलना चाहिए वर्क पीस को। तो उसी प्रकार पैरेलल ब्लॉक में ये अपने एक पतले स्ट्रिप टाइप से कुछ बनाए जाते हैं तो इनको अपने थोड़ा सा क्या करते हैं दो बना लेते हैं। बीच वाला भाग है वो खोखला रखते हैं और साइडों में दो वर्क पीस के अपने लगा के डायरेक्ट ड्रिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठोस, समांतर यानी कि सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं, इनको एडजस्ट नहीं कर सकते, जो साइज है इनका वही फिक्स रहता है एक्यूरेसी के अंदर। ठीक है, सेकंड अपने होते हैं पैरेलल टाइप। पैरेलल के बाद अपने आते हैं समयोजित टाइप, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक में क्या होता है कि अपने इसकी लेंथ को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कितने भी आगे पीछे मूवमेंट करवा के। अगर वर्क पीस बड़ा है तो वहाँ पे अपने को क्या है, पैरेलल के अंदर तो फिक्स था जिस साइज के, बस उसी साइज तक या उससे थोड़ा कम साइज के वर्क पीस को वो क्या करेगा, सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा नीचे से। ठीक है, उसे एक बार एडजस्टेबल में क्या, कोई वर्क पीस अपना कुछ बड़ा है या कुछ छोटा है तो अपने इसकी सहायता से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक की सहायता से उसकी माप को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करवा सकते हैं। अब देखो एडजस्ट करवाने के लिए इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो ब्लॉक होते हैं, दो पैरेलल टाइप ब्लॉक होते हैं जिनको टेपर के अंदर बना के अंदर की साइड एक जीरी कट करके, जैसे कि कॉम्बिनेशन सेट में था कि स्टील रूल के अंदर जीरी कट की थी जिसमें तीनों हेड स्लाइड कर रहे थे, उसी प्रकार इसके अंदर भी इंटरनल की तरफ एक जीरी काटी जाती है, एक स्लॉट बनाया जाता है जिसके अंदर दूसरा जो ब्लॉक है वो इस पर मूवमेंट करता है जिससे अपने आगे पीछे करके एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखो वापस पीछे चलो थोड़ा सा, पैरेलल ब्लॉक के अंदर देखो आपको फिगर के अंदर मैं क्लियरली दिखाऊंगी। अब इसके अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, जो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर टी स्लॉट कट किए गए हैं, दो स्लॉट कट किए हुए दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, अपना ड्रिलिंग मशीन का बेस है। ठीक है, जिसको अपने क्या बेस के नाम जिस इस पे फिक्स ही किया जाता है ड्रिलिंग मशीन पर, ये क्या है, अपना बेस है। उसके बाद देखो बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया, मशीन वाइज को लगाया है, मशीन वाइज को लगा दिया बेस के ऊपर।
अब मशीन वाइज के ऊपर इन्होंने क्या किया, पैरेलल ब्लॉक को लगाया अंदर की साइड, पैरेलल ब्लॉक के ऊपर इन्होंने जॉब को लगाया और फिर क्या किया, इसको टाइट किया, लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से लगाई जाती है। तो बेस के ऊपर अपने मशीन वाइज को रखते हैं, उसको टी बोल्ट के माध्यम से अपने क्या करते हैं, जो अपने मशीन वाइज है उसको ड्रिलिंग मशीन के बेस पर फिक्स किया जाता है। अब टी बोल्ट लगाने का पर्पज़ क्या, डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे नट बोल्ट, अपने राउंड शेप के अंदर टी बोल्ट क्यों लगाई, क्योंकि अपने को क्या, जब मशीन को ड्रिल एकदम सीध में नहीं आता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपने जहाँ मशीन को फिक्स कर रहे हैं वहीं ड्रिल है जो एकदम पॉइंट के अंदर आके बैठेगा, अपने को आगे पीछे करने की भी जरूरत पड़ती है इसके अंदर कुछ। तो इसीलिए टी बोल्ट होते हैं, कुछ लेंथली बनाए जाते हैं, जैसे एंगल प्लेट के अंदर मैंने आपको बताया था। तो उसी प्रकार कुछ लेंथली बनाने की वजह से क्या होता है कि जब अपने कुछ कहीं भी होल, दूसरी जगह भी होल करना है, एक स्थान पर क्या दूसरे स्थान पर भी करना है, तो थोड़ा एडजस्ट कर सके आगे पीछे, उस जो स्लाइड कर अपना